हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेक फर्स्ट सेमेस्टर की इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन की यूनिट 4 में आज हम बात करेंगे यूईई की, रमसा की, दैट इज आरएमएस से, आरटीई एक्ट की 2009 की, उसके ओवरव्यू मतलब उसके बारे में जानेंगे और उनके इम्पैक्ट पढ़ेंगे कि क्या इम्पैक्ट रहे हमारी एजुकेशन पे। इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जो समझाने का तरीका वो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में होगा, दोनों के लिए ही कंफर्टेबल मोड है। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में, एजुकेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। एजुकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगर हमारे पास एजुकेशन ही नहीं होगी तो हमें कैसे पता होगा कि हमारी इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना है। हम जो भी नहीं ले पाएंगे उससे हमारी इकोनॉमी ही डेवलप नहीं हो पाएगी, मतलब हमारी कंट्री का नेशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सो एजुकेशन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिकॉग्नाइजिंग दिस, इंडिया हैज़ इम्प्लीमेंटेड सेवरल पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो इन बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने बहुत सारी जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया, मतलब लागू किया, चालू किया, टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन की। ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि सभी लोगों को एजुकेशन लेने का अधिकार है। यूनिवर्सल एक्सेस मतलब कोई भी एजुकेशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। सो 3 मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डालते हैं, जिनका इम्पैक्ट अभी भी है। सो फर्स्ट वन इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट इज यूईई। सेकेंड वन इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दैट इज आरएमएसए, जिसको हम रमसा भी बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज राइट टू एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009. So these programs focus on access, equity, equality and retention in school education. तो ये जो प्रोग्राम्स थे किस पे फोकस करते हैं कि सभी लोगों को एजुकेशन मिले। एक्सेस मतलब कि कोई भी इंसान वंचित ना रहे, सभी को एजुकेशन मिले। इक्विटी मतलब कि सबको समान अधिकार मिले, जिसको जैसी नीड है। फॉर एग्जाम्पल, रिजर्वेशन रखे गए किसके लिए, जिसको ज़रूरत है ना, और जिनको ज़रूरत नहीं है उनको नॉर्मल एजुकेशन। तो इक्विटी प्रोवाइड की गई। और फिर क्वालिटी मीन्स कि एजुकेशन ऐसी हो जिससे बच्चे कुछ सीखें, जिससे बच्चे कुछ एक्सपीरियंस करें, अपनी रियल लाइफ में भी उसे क्या कर सके, लागू कर सके। और रिटेंशन बढ़ाने के लिए, रिटेंशन मतलब कि जो वो सीख रहे हैं उसको वो अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सके, याद कर सके उन चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें, तो जो प्रोग्राम था उनका फोकस एक्सेस, इक्विटी, इक्वालिटी, रिटेंशन था। और रिटेंशन का मतलब एक और हो सकता है कि बच्चों को रखना स्कूल में, ठीक है, ताकि वो रहें स्कूल में, पढ़ें, आगे तक पढ़ें। तो इनका फोकस ये था। उसके बाद है फर्स्ट वन इज द यूनिवर्सल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो हम 3 इन इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहला यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, दैट इज यूईई। तो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या है ये। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एम्स टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इन इंडिया रिसीव फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एलिमेंट्री लेवल। कि ये एम करता है, ये सुनिश्चित करता है कि जो भी बच्चा इंडिया में, जो भी बच्चा है उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। मतलब मुफ्त और कंपलसरी की ज़रूरी है एजुकेशन उनको एलिमेंट्री लेवल के लिए। एलिमेंट्री लेवल मतलब फर्स्ट से 8th क्लास तक के लिए उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन रखी गई, एजेस 6 to 14 ईयर्स। तो कभी आपसे एज भी पूछ सकते हैं, कभी आपसे क्लास भी पूछ सकते हैं कि कौन सी क्लास तक यूईई का मेन फोकस था या फिर कौन सी एज तक। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। तो ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये इक्विटी और इंक्लूसिवनेस पे फोकस करता है, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इंक्लूसिवनेस मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल, कोई भी इंसान वंचित नहीं रहना चाहिए, सभी को एक समान एजुकेशन मिलनी चाहिए। इक्विटी मीन्स कि जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करो, जिनको जिस भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है उनको हेल्प प्रोवाइड करें। तो इक्विटी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सभी को। एंश्योरिंग दैट एवरी चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड गेट एन एजुकेशन। इंश्योर करता है कि किसी भी इंसान का कैसा भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, कि वो किसी भी सोसाइटी से आता हो, कैसा भी उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, कि उसके पास कम पैसे हैं या ज़्यादा पैसे हैं या बिल्कुल भी नहीं है, तो उन सबको एजुकेशन मिलने का अधिकार है, एजुकेशन लेने का अधिकार है। सो द गोल ऑफ यूई वॉज फर्स्ट रिकग्नाइज इन एनपीई 1986। तो जो इसका गोल था, इसका एम था, वो हमें 1986 की पॉलिसी में सबसे पहले क्या देखा गया। जो 1986 की पॉलिसी थी उसमें ये बोला था कि जो एजुकेशन है वो
कैसे होनी चाहिए, 6 to 14 ईयर्स तक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। एंड फर्दर रीइंफोर्स थ्रू प्रोग्राम्स लाइक द सर्व शिक्षा अभियान, SSA एंड द RT एक्ट। फिर उसके बाद इसको और भी ज़्यादा एनफोर्स किया गया, रीइंफोर्स मतलब और भी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, किस प्रोग्राम्स के थ्रू, सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू, RT एक्ट के थ्रू। सर्व शिक्षा अभियान जो 2009 में आया था, जिसका मेन एम था कि एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले, सारी क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। तो इसी का एक तरह से बढ़ा हुआ रूप था, इसी का ही और ज़्यादा अच्छे से जो इसमें कमियां थी उसको देखते हुए फिर उसके बाद SSA। तो इससे क्या हुआ, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को इन्होंने बढ़ावा दिया, किसने, सर्व शिक्षा अभियान ने और RT एक्ट 2009, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वन इज, इसके बारे में जो इम्पैक्ट थे, इसके इम्पैक्ट क्या रहे, अभी हमने ओवरव्यू के बारे में जाना कि था क्या ये, उसके बाद इसके इम्पैक्ट क्या रहे। सबसे पहले इंक्रीज एनरोलमेंट की, जब ये यूई आया, इससे जो एनरोलमेंट रेशियो है, मतलब बच्चों ने बहुत ज़्यादा एनरोल किया, बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने लग गए, उन्होंने एडमिशन्स लिए स्कूल में। लिटरेसी रेट्स इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली, बढ़ने लगे लिटरेसी रेट, मतलब पढ़ाई वाले लोगों की, जो एजुकेटेड पर्सन है उनके रेट बढ़ने लगे। मोर स्कूल्स, और भी ज़्यादा स्कूल डेवलप हुए, रूरल में जो स्कूल्स हैं वो भी डेवलप हुए। 1000 ऑफ स्कूल्स वर एस्टैब्लिश इन रूरल एंड रिमोट एरियाज, कि ऐसे एरियाज में जहाँ पे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती थी, वहाँ पे भी स्कूल्स को एस्टैब्लिश किया गया, और रूरल एरियाज मतलब गाँव में भी। रिडक्शन इन जेंडर गैप्स में भी रिडक्शन आया, मतलब मेल और फीमेल सभी को एक समान अधिकार दिया है, एजुकेशन फॉर ऑल थी। तो मोर गर्ल्स एंड मार्जिनलाइज चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द स्कूल। मार्जिनलाइज चिल्ड्रन मतलब जो शिक्षा से वंचित होते हैं, जो किसी भी चीज़ से वंचित होते हैं, जो ग्रुप एकदम से अकेला रख दिया जाता है, अलग रख दिया जाता है बाकी लोगों से, तो उन सब लोगों को भी, वो सभी लोग भी एनरोल्ड हुए स्कूल्स में। उसके बाद आता है बेटर न्यूट्रिशन मिला उन्हें, द मिड डे मील स्कीम 1995 इम्प्रूव्ड अटेंडेंस एंड स्टूडेंट हेल्थ। तो यूई के जरिए क्या आया कि 1995 में मिड डे मील आया, जिसको अभी हम PM पोषण के नाम से जानते हैं। PM पोषण, मैं लिख के बता देती हूँ, PM पोषण के नाम से जानते हैं, POSHAN। इस स्कीम का क्या मेन एम था कि बच्चों का एनरोलमेंट रेशियो, मतलब अटेंडेंस और स्टूडेंट की हेल्थ को फोकस करते हुए था। कि जब बच्चे क्या करते थे पहले गवर्नमेंट स्कूल में, कि जब लंच पीरियड होता था तो वो अपने घर चले जाते थे, फिर वापस ही नहीं आते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्कूल में ही मिड डे मील की योजना स्टार्ट कर दी, कि बच्चों को लंच भी मिलेगा स्कूल में ही, ताकि वो घर ना जाए। तो उससे अटेंडेंस भी इम्प्रूव हो गई, और स्टूडेंट की हेल्थ को भी फोकस किया गया। उसके बाद है चैलेंजेस क्या है इसके। सबसे पहले तो ड्रॉप आउट रेट रिमेन हाई, कि अब जैसे लोगों ने एनरोलमेंट तो करा लिया, बच्चों ने एनरोलमेंट तो करा लिया 6 to 14 ईयर्स के, बट जो ड्रॉप आउट रेट थे, बच्चे छोड़ छोड़ के चले जाते थे बीच बीच में स्कूल्स, है ना। जैसे कुछ गर्ल्स चली गई, किसी की मजबूरी है, किसी का कुछ है, तो रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। तो ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा था, कि बच्चे जो हैं बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज में, क्योंकि रूरल एरियाज में बच्चों को ज़्यादा खेती बाड़ी से और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज स्टिल अ कंसर्न। अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अभी तक भी बहुत बड़ा कंसर्न है, मतलब बहुत बड़ा एक तरह से बोल सकते हो नेगेटिव इम्पैक्ट है, कि क्वालिटी नहीं मिल पा रही है एजुकेशन में। एजुकेशन तो है, स्कूल्स इतने सारे हैं, कॉलेजेस इतने सारे हैं, सब कुछ इतना सारा है, बट क्वालिटी जो है वो मेन इसका क्या है, चैलेंज है, कि क्वालिटी ही नहीं मिल पा रही है बच्चों को ना, ड्यू टू अनट्रेन टीचर। किसकी वजह से, अनट्रेन टीचर की वजह से। कि जैसे हम बच्चों में अपग्रेडेशन चाहिए, वैसे टीचर्स नहीं मिल पा रहे, अपग्रेडेड टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, अनट्रेन टीचर है, जो पहले से ही चले आ रहे हैं, बस वही पढ़ा देते हैं, किताबी भाषा, किताबी ज्ञान दे देते हैं, उन पे कोई एक तरह से एक्शन नहीं है। इसका चैलेंज रहा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर गैप भी रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो स्कूल्स हैं, जो टॉयलेट्स हैं, वो बच्चों को नहीं मिल पाए थे, सच एज लैक ऑफ टॉयलेट्स एंड ड्रिंकिंग वाटर इन मैनी स्कूल्स। टॉयलेट्स नहीं थे, है, और ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं था स्कूलों में। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग से रिलेटेड, या फिर जो फैसिलिटीज़ हैं उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं मिल पाई, तो ये इसके चैलेंजेस थे। उसके बाद आते हैं हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, दैट इज़ किसके लिए, माध्यमिक से आप समझ सकते हो, माध्यमिक मतलब सेकेंडरी, है ना, जो मिडिल जो एजुकेशन होती है उसके लिए सेकेंडरी एजुकेशन। ये आया था 2009 में, लॉन्च इन 2009। रमसा एम्ड एट यूनिवर्सलाइजिंग सेकेंडरी एजुकेशन। अब जो हमने पढ़ा यूईई, जैसे कि वो उससे पता चलता है हमें उसके नाम से, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये किस पे फोकस करता था, एलिमेंट्री एजुकेशन पे, जो 1st to 8th तक थी। बट जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है वो किस पे फोकस करता था,
माध्यमिक शिक्षा पे, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन पे। सो रमसा एम्ड एट, मतलब कि सभी बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, मतलब क्लासेस 9 to 10, एज 14 to 16 ईयर्स, और उसमें क्या था 6 to 14 ईयर्स। एंड इम्प्रूविंग इट्स क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, सभी लोगों तक पहुंचे, एक्सेसिबिलिटी मतलब सभी लोगों तक पहुंचे, और क्वालिटी भी इम्प्रूव होनी चाहिए एजुकेशन की, मतलब टेक्निकल एजुकेशन आनी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन आनी चाहिए, है ना, और फिजिकल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। सो बिफोर रमसा सेकेंडरी एजुकेशन वॉज नॉट अ प्रायोरिटी इन गवर्नमेंट स्कूल, कि रमसा नहीं आया था जब तक सेकेंडरी एजुकेशन को कोई प्रायोरिटी नहीं देता था, कोई अहमियत नहीं देता था, लीडिंग टू लो एनरोलमेंट बियॉन्ड क्लास 8। तो क्लास 8 के बाद ये देखा जाता था स्कूलों में बहुत ही कम एनरोलमेंट रेट है, मतलब बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 8 के बाद भी पढ़ना पढ़ना चाहते हैं या पढ़ते थे, ठीक है। सो इन 2018 रमसा वाज मर्ज्ड इनटू द समग्र शिक्षा अभियान। तो जो ये 2018 आया, अभी जो 2018 था, उसमें रमसा को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया गया, रमसा को भी मर्ज कर दिया गया और एसएसए को भी मर्ज कर दिया गया, सर्व शिक्षा अभियान को। सर्व शिक्षा अभियान तो एलिमेंट्री से रिलेटेड था, है ना, और जो रमसा था वो किससे था, माध्यमिक शिक्षा अभियान से। तो इन दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सॉरी दैट इज समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। टू कब बनाया दिया गया, 2018 में। टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12, कि अब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बना दी। जैसे पहले क्या था कि इसके लिए अलग योजना थी, है ना, एलिमेंट्री के लिए अलग योजना थी, माध्यमिक के लिए अलग योजना थी। अब समग्र शिक्षा अभियान में क्या बना दिया कि प्री स्कूल से लेके क्लास 12 तक की पूरी शिक्षा को क्या कर दिया गया, एक तरह से फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कर दिया गया गवर्नमेंट स्कूल्स में। उसके बाद आता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स था, फर्स्ट इज इंक्रीज एनरोलमेंट इन सेकेंडरी एजुकेशन, कि सेकेंडरी एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ाना, कि बच्चे ज़्यादा एडमिशन ले और ज़्यादा पढ़े, है ना, ड्रॉप आउट रेट कम हो। टारगेटेड 100% GER, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो थी, जो मतलब लोग एडमिशन ले रहे हैं वो कितनी होनी चाहिए, 100% की, सभी बच्चे एडमिशन ले, जितने भी जहाँ पे भी स्कूल्स है। उसके बाद है इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए, मतलब टॉयलेट्स होने चाहिए, क्लासरूम्स होने चाहिए, साइंस लैब्स होनी चाहिए, आईसीटी फैसिलिटीज़ मतलब कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लाइब्रेरीज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पे भी इम्प्रूवमेंट की गई, इसका ऑब्जेक्टिव था। सो थर्ड वन इज रिड्यूस ड्रॉप आउट्स, ये ड्रॉप आउट मतलब बच्चे बीच में ही अपनी जो क्लास है, अपनी जो स्कूल है उसको छोड़ के ना जाए। फोकस ऑन गर्ल्स, की गर्ल्स पे फोकस किया गया, और रूरल स्टूडेंट, SC ST कम्युनिटीज़ एंड डिफरेंटली एबल स्टूडेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि इनको किसी ना किसी वजह के चलते स्कूल को बीच में ही ड्रॉप आउट करना पड़ता था या छोड़ना पड़ता था। तो इनको फोकस किया गया, गर्ल्स को फोकस किया, गांव के लोगों को, SC ST कम्युनिटी को फोकस किया गया, जो विकलांग लोग थे, विकलांग बच्चे थे, उन पे फोकस किया। उसके बाद है फोर्थ वन इज एनहेंस टीचर क्वालिटी, की टीचर क्वालिटी पर भी फोकस किया गया। अब बच्चे तो आ जाएंगे, टीचर होंगे ऐसे कि जो सिर्फ सिलाई बुनाई करें स्कूल में आके, तो उसे थोड़ी काम चलेगा, फिर तो बच्चे निकलेंगे ही स्कूल से, वो क्यों पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या कर दिया गया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए गए, किसके लिए, फॉर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए। उसके बाद है फिफ्थ वन इज प्रमोट स्किल बेस्ड एजुकेशन, इसके थ्रू किसको प्रमोट किया गया, स्किल बेस्ड एजुकेशन को, सिर्फ किताबी भाषा ही नहीं, किताबी ज्ञान नहीं, स्किल एजुकेशन भी इम्प्रूव हो, है ना, जैसे गेम्स से रिलेटेड हो गया, पोट्री से रिलेटेड हो गया, है ना, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना, या फिर हॉर्स राइडिंग, या फिर कुछ भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें भी स्टार्ट कर दी गई, सिलाई बुनाई वगैरह ये सब। अलाइन एजुकेशन विद एम्प्लॉयबिलिटी, की अब एजुकेशन को किससे अलाइन कर दिया, किसके साथ जोड़ दिया, एम्प्लॉयबिलिटी, की बच्चे स्कूल में ही सीख जाए सारी चीज़ें करना, ताकि फिर उन्हें बाद में कुछ कोचिंग वगैरह ना लेनी पड़े, स्कूल से ही फिर वो जल्दी से एम्प्लॉयड हो जाए, मतलब उनकी नौकरी लग जाए। की इनिशिएटिव्स क्या थे इसके, रोजगार हो जाए वो। की इनिशिएटिव्स क्या थे रमसा के, फर्स्ट इज मॉडल स्कूल स्कीम, कि इसके अंडर में जो चीज़ें लाई गई थी, तो सबसे पहले मॉडल स्कूल स्कीम्स, आपने देखा होगा ना, मॉडल स्कूल्स होते हैं, रोहतक में भी हैं, हर जगह। तो मॉडल स्कूल जो है वो एक मेन एम था, 2012 से ओपन हुआ था ये, सेटअप हाई क्वालिटी गवर्नमेंट स्कूल्स इन रूरल एरियाज, कि ऐसे स्कूल्स डेवलप करना जो हाई क्वालिटी के हैं, मतलब बड़ी सी बिल्डिंग होगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जैसे प्राइवेट स्कूल्स का होता है, और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होंगी बच्चों के लिए। उसके बाद है ICT इन स्कूल्स, की बच्चों के लिए कंप्यूटर्स लाए गए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी होते हैं इसकी एब्रीवेशन अगर हम बोले तो। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, मतलब कंप्यूटर्स आने चाहिए, कंप्यूटर रिलेटेड एजुकेशन आनी चाहिए, स्मार्ट बोर्ड एजुकेशन आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हुआ, स्कूल्स में लाए गए। 2004 एक्सपेंडेड इन रमसा। ओके, इंट्रोड्यूस्ड
कंप्यूटर लैब्स एंड ई लर्निंग की, बच्चों को ई लर्निंग करानी चाहिए, मतलब ऑनलाइन लर्निंग करानी चाहिए। फिर उसके बाद है वोकेशनल एजुकेशन स्कीम की, बच्चों के लिए वोकेशनल एजुकेशन स्कीम भी लाई गई। लिंक स्कूल एजुकेशन टू स्किल डेवलपमेंट की, स्कूल एजुकेशन को स्किल डेवलपमेंट के से भी लिंक कर दिया गया। बच्चों को सिर्फ स्कूल का ही नहीं, मतलब जो उनका करिकुलम था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई गई है ना, सिर्फ ओनली वैसा करिकुलर नहीं कराया गया तो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड था। ओके, कोर करिकुलम नहीं कराया गया था, के साथ सॉरी उसके साथ उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी फोकस किया गया, मतलब वोकेशनल और स्किल्ड एजुकेशन में भी फोकस किया गया। उसके बाद आता है इसके जो इम्पैक्ट क्या रहे, है ना, रमसा आया 2009 में, तो उसके इम्पैक्ट क्या रहे। फर्स्ट इज इंक्रीज सेकेंडरी स्कूल एनरोलमेंट, कि जो सेकेंडरी स्कूल एनरोलमेंट है उसका, उसमें इंक्रीज आया कि बच्चों ने एडमिशन लिया, तो जिससे जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़ी, इंप्रूव हुई। सो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि मॉडल स्कूल एस्टेब्लिश किए थे इसके थ्रू, तो इसकी वजह से क्या हुआ, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। मोर साइंस लैब्स बिल्ड हुई, लाइब्रेरीज और क्लासरूम बिल्ड हुई, बनी गई। उसके बाद है एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स एंड रूरल स्टूडेंट, कि गर्ल्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया उनकी शिक्षा के लिए, और रूरल स्टूडेंट को तो उनके लिए मोर इंसेंटिव्स दिए गए, मतलब पैसे दिए गए उनकी शिक्षा के लिए। अगर वो फर्स्ट आएंगी तो उनको पैसे मिलेंगे, है ना, स्कूल्स में आएंगी तो उन्हें कुछ गिफ्ट्स मिलेंगे, किताब मिलेगी, तो ये सारे तरह के इंसेंटिव्स दिए गए। उसके बाद मोर आईसीटी अनेबल्ड लर्निंग की, इसके थ्रू क्या कर दिया गया कि आईसीटी अनेबल लर्निंग को स्टार्ट कर दिया गया। डिजिटल एजुकेशन इम्प्रूव, तो डिजिटल एजुकेशन जो है इम्प्रूव हुई इससे पहले के बजाय। सो चैलेंजेस क्या रहा इसकी, हाई ड्रॉप आउट रेट इन क्लास 9-10 स्पेशली अमंग गर्ल्स। जैसे कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो तो है, वो तो इंक्रीज हो गया, पर जो ड्रॉप आउट रेट है ना, वो अभी भी उतना ही था, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि लड़कियां जो हैं काफ़ी 9-10 तक क्या करते थे पहले, उनके मदर फादर उनकी शादी करते थे या फिर उनको घर में घर के काम काज ज़्यादा सिखाते थे। तो हाई ड्रॉप आउट रेट देखने को मिला कि बच्चे जो हैं 8th के बाद ही अपना स्कूल जो है छोड़ देते थे, वो आते ही नहीं थे स्कूल में। शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर, अब आईसीटी एजुकेशन तो ला दी गई, पर टीचर को ट्रेनिंग उतनी अच्छे से नहीं दी गई, तो शॉर्टेज रही ट्रेन टीचर्स की, जो उनकी रमसा की जो सारी क्वालिटीज़ है या फिर ऑब्जेक्टिव्स है उनको फुलफिल कर पाए, स्पेशली इन रूरल एरियाज में स्पेशली ऐसा अभी भी है, था ही नहीं अभी भी है। सो पुअर इम्प्लीमेंटेशन इन सम स्टेट ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, कि इस पॉलिसी का या फिर इस इनिशिएटिव का बहुत ही बुरा, मतलब बहुत ही कम इम्प्लीमेंटेशन हुआ, लागू ही नहीं की गई कुछ स्टेट्स में, क्योंकि उनके पास क्या नहीं थे, फाइनेंशियल चीज़ें नहीं थी, मतलब उनके पास पैसे नहीं थे, गवर्नमेंट ने उनको फंड नहीं दिया था जितना मिलना चाहिए था उन्हें, तो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट की वजह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा गया कुछ स्टेट्स में सोचो, गांव की भी बात नहीं हो रही, यहाँ तो स्टेट्स की बात हो रही है। उसके बाद है हमने पढ़ा अभी, पहले तो हमने यूई पढ़ा, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, फिर हमने पढ़ा रमसा के बारे में, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आरटीई एक्ट 2009। देखो बहुत ही इजी हैं तीनों ही कैसे आप नाम से ही लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट में क्या था, एलिमेंट्री था, तो एलिमेंट्री से रिलेटेड। सेकंड क्या था, रमसा में माध्यमिक से, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड। अब जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 में आया था, उसका क्या ओवरव्यू था, मतलब उसका क्या था, तो आरटी एक्ट 2009 मेड एजुकेशन फंडामेंटल राइट। अब क्या हुआ, आरटी एक्ट के आने के बाद उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, मतलब अब सभी को एक तरह से शिक्षा लेने का हक है। जैसे कि पहले क्या होता था, बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली स्कूल्स में डाल देते थे, फिर उसके बाद उनको स्कूल्स जो है उनको छुड़वा देते थे किसी भी रीजन से, उनकी शादी कर दी। बट अब ये राइट बन गया, अगर कोई उनकी एजुकेशन उनसे छीनने के लिए उनको फोर्स करे, कुछ करे, तो वो क्या, कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसके अपने हक के लिए, अपने हक के लड़ने के लिए, ताकि वो पढ़ सके आगे। तो ये फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 21A आर्टिकल के। और ये किस अमेंडमेंट के थ्रू बनाया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब जो जैसे चेंजेस होते रहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 86वां जो अमेंडमेंट था, चेंज था, उसके थ्रू इसको एक तरह से फंडामेंटल राइट बना दिया एजुकेशन को। सो इट गारंटीज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स।
तो ये क्या गारंटी करता है, ये क्या बोलता है कि सभी को फ्री एजुकेशन मिलेगी और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी कितने साल तक के बच्चों के, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। जब भी आरटीई एक्ट आया तो 2009 में इसकी जो चीज़ें हैं, रिकमेंडेशन है, वो दी गई। उसके बाद इसको लागू कब से किया गया, अप्रैल 1 2010 से, 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया। उसके बाद आता है आर्ट एक्ट के बारे में, वो जान लेते हैं। तो इसके की प्रोविजंस क्या थे। फर्स्ट इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जैसा अभी हमने देखा कि किसी भी इंसान को, किसी भी बच्चे को स्कूल से वंचित नहीं रखा जाता था, चाहे ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन, कि अगर उनके पास रुपए नहीं है तो भी वो स्कूल में आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, 25% जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया। प्राइवेट स्कूल्स कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते, तो जो EWS के बच्चे थे जिनकी इनकम बहुत कम होती है, एनुअल इनकम 1 लाख से कम, तो उनको 25% रिजर्वेशन दिया गया कि 25% हर प्राइवेट स्कूल में तो EWS कैटेगरी से क्या होंगे, एडमिशन होंगे, है ना। एंश्योरिंग इंक्लूजन एंड इक्विटी, जिससे क्या मिल सके, सभी को एजुकेशन मिल सके और इक्विटी आ सके, है ना। सिर्फ जो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके बच्चे ही पढ़ पाते हैं, बट इसके थ्रू क्या हुआ कि EWS के बच्चों को भी, जिनके पास बहुत कम इनकम है, उनको भी एडमिशन लेने का मौका मिला। उसके बाद है नो डिटेंशन पॉलिसी, कि कोई भी जो टीचर है उनको क्या फेल नहीं कर सकता था। स्टूडेंट कैन नॉट बी फेल्ड और एक्सपेल्ड, कि उनको बाहर भी नहीं निकाल सकते थे अंटिल क्लास 8 तक उनको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता था, ना ही उन्हें फेल कर सकते थे। उसके बाद है मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड होता, क्या होता था कि स्कूल में मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड रख दे कि एक स्कूल होगा, अगर एक स्कूल बनेगा तो उसमें क्लासरूम्स होने चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, और लाइब्रेरी तो ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी रख दी गई, मिनिमम स्टैंडर्ड तो ये है, ये तो होना ही चाहिए, है ना। फिर उसके बाद है 5th वन इज टीचर क्वालिफिकेशन एंड स्टूडेंट रेशियो। तो टीचर की जो क्वालिफिकेशंस थी वो जैसे बीएड होता था ना, बीएड से रिलेटेड, और क्या होता था कि स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या थी, एक टीचर फॉर एवरी 30 स्टूडेंट्स, कि अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो उस पर एक टीचर होनी चाहिए। अगर 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए तो उसके लिए क्या कर देंगे, सेक्शन बांट देते हैं, फिर सेक्शन में फिर दूसरी टीचर को लगा देते हैं, एक टीचर 30 स्टूडेंट्स पे, ठीक है। और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए थी एज अ टीचर, बीएड क्वालिफाइड या जेबीटी क्वालिफाइड फॉर प्राइमरी एजुकेशन। ओके, जेबीटी या फिर आप बोल सकते हो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाला, डीएलएड। इसके बाद क्या, बैन ऑन फिजिकल पनिशमेंट। इसके थ्रू क्या कर दिया गया कि अब कोई भी टीचर बच्चे को नहीं मार सकता, डंडे से, है ना, स्केल से मार देते ना पहले, मुर्गा बना देते थे, तो ऐसी पनिशमेंट पे बैन कर दिया गया। और मेंटल हरासमेंट पे भी, कि कोई भी टीचर उनको मेंटल हरास नहीं कर सकता, ठीक है। प्रमोट चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग, जिससे क्या हुआ, चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग को प्रमोट किया गया कि बच्चे के हक में, बच्चों के साथ मिलके टीचिंग कराई जाए। उसके बाद है इम्पैक्ट क्या रहा इसका, हाई एनरोलमेंट रेट्स हो गए, है ना। जैसे कि अब बच्चों को फ्री एजुकेशन दी गई, है ना, किसी भी बच्चे को फेल नहीं करा जाना चाहिए, और 25% रिजर्वेशन दिया गया प्राइवेट स्कूल्स में भी। तो उससे हाई एनरोलमेंट रेशियो देखने को मिली कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा एडमिशन लिए, ओवर 96% ऑफ चिल्ड्रन, कि 96% से भी ज़्यादा चिल्ड्रन जो है वो स्कूल में जाते थे। स्ट्रोंगर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर होने लग गया, मतलब कि अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मिनिमम क्या था कि क्लासरूम होने चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होने चाहिए, और लाइब्रेरीज होनी चाहिए। तो ये तो होना ही चाहिए, तो जब कोई स्कूल ये डेवलप कर रहा था तो और बाकी चीज़ें भी आने लग गई। मोर स्कूल अपग्रेडेड टू मीट RT एक्ट। उसके बाद है फॉर मोर इंक्लूसिविटी। तो EWS स्टूडेंट गेट सीट इन प्राइवेट स्कूल्स की। अब मोर इंक्लूसिविटी कैसे आई, सभी को शिक्षा कैसे मिली, क्योंकि जो 25% स्टूडेंट्स थे, 25% जो रिजर्वेशन था वो किसके लिए था, EWS कैटेगरी के लिए था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी, जिनके फैमिली की इनकम 1 लाख एनुअल इनकम से कम होती है। ओके, उनके लिए क्या रखा गया था, 25% रिजर्वेशन रखा गया था कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में 25% सीट्स उनके लिए। जैसे कि अगर किसी क्लास में 100 बच्चे हैं तो 25 बच्चे कैसे होने चाहिए, EWS कैटेगरी के होने चाहिए। उसके बाद ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस हो गए थे इसकी वजह से,
ड्रॉप आउट रेट मीन्स ये एनरोलमेंट तो करा लेते थे, ड्रॉप आउट रेट भी कम होने लग गए कि अब बच्चे जो हैं वो पढ़ने लग गए, क्योंकि उनको बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, अच्छी फैसिलिटीज़ स्कूल में मिलने लग रही थी। तो कंप्लीट जो थी, मोर चिल्ड्रन कंप्लीट एलिमेंट्री एजुकेशन की, एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत सारे बच्चों ने की कंप्लीट। उसके बाद आता है चैलेंजेस क्या रहे आरटी एक्ट के। देखो सभी जो एक्ट्स आए, इनिशिएटिव्स आए, उनके कोई ना कोई चैलेंजेस हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, या फिर इन चीज़ों को बना दिया गया बस पेपर में और लागू नहीं किया गया है ना। सो पुअर लर्निंग आउटकम्स रहे, मैनी चिल्ड्रन स्टिल लैक बेसिक मैथ एंड रीडिंग स्किल्स। अब देखो यही है ना कि क्वालिटी नहीं मिल पाई। अब बच्चे स्कूल्स तो कंप्लीट करे, एलिमेंट्री एजुकेशन तो कंप्लीट करे, पर उनको देखो बेसिक मैथ भी नहीं आती या रीडिंग स्किल्स भी नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवर सिस्टम, लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसकी वजह से। सो टीचर एब्सेंटेरिज्म एंड लैक ऑफ ट्रेनिंग। टीचर भी बहुत ज़्यादा एब्सेंट रहती थी गवर्नमेंट स्कूल में, जैसे कि अनदेखा करा जाता था सभी चीज़ों को, इसी तरह टीचर को भी, है ना। तो उससे क्या होता था कि टीचर जो है एब्सेंट रहते थे, आते ही नहीं थे, और ट्रेनिंग भी नहीं मिलती थी उन्हें टाइम टू टाइम, है ना। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप भी रहा, मैनी स्कूल स्टिल डू नॉट मीट आरटी नॉर्म। कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे भी हैं आज जो करप्शन के थ्रू क्या कर रहे हैं, करप्शन के थ्रू आरटी एक्ट के जो नॉर्म्स हैं, उनकी जो रूल्स थे, उनको भी मीटअप नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं ना। सो उसके बाद है फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज इन स्टेट। कि फाइनेंशियल इश्यूज भी आने लगे कुछ स्टेट्स में, इसके लिए फाइनेंशियल एड भी नहीं प्रोवाइड की गई और इम्प्लीमेंट भी नहीं किया कुछ स्टेट्स ने। कुछ भी रीज़न हो सकता है उसका, जैसे पॉलिटिकल रीज़न हो गया, फाइनेंशियल रीज़न हो गया, तो कोई भी रीज़न की वजह से क्या हुआ कि कुछ स्टेट्स में इनको लागू ही नहीं किया गया। ओके, तो ये कुछ चैलेंजेस रहे इसके। सो हमने क्या कंक्लूड करा आज की क्लास से? हमारा जो कंक्लूजन है वो रहा कि यूईआरएमएसए एंड आरटी एक्ट तीनों ही किसके लिए थे? फॉर इम्प्रूविंग द स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, ताकि जो हमारी स्कूल एजुकेशन है उसको इम्प्रूव कर सके। तो यूईई हैड बीन यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। हमने देखा कि जो यूईई था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, उसका मेन एम था कि एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट करा जाए और लिटरेसी रेट बढ़े, कि जो लोग हैं पढ़े हुए बहुत ज़्यादा बढ़े। उसके बाद है आरएमएस एक्ट। रमसा एक्ट जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था। इसका जो मेन एम था, इम्प्रूविंग एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सेस मिलना चाहिए, मतलब सभी लोगों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन वालों को, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ना चाहिए स्कूल्स का। आरटी एक्ट ने क्या किया कि उसको एक लीगल राइट बना दिया। अगर किसी को कोई ऐसे बोले कि आपको नहीं लेनी है एजुकेशन, तो वो कोर्ट में कंप्लेन भी कर सकता है, उसके खिलाफ एफआईआर भी कर सकता है। सो इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी। तो इससे क्या हुआ, एजुकेशन फॉर ऑल बन गई, और इक्विटी मतलब सभी लोगों को एजुकेशन मिलने लगी, है ना, उसके हिसाब से। सो हाउएवर चैलेंजेस रिमेन। तो चैलेंजेस तो रहे ही हैं, स्पेशली इन लर्निंग आउटकम्स। कि जब अब जैसे स्कूल्स तो बन गए, इतने सारे स्कूल्स हैं इंडिया में, ड्रॉप आउट रेट भी नहीं है अभी ज़्यादा, बट क्या है, लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो बिल्कुल कम हैं लोगों बच्चों के, है ना। आप देखो कितने बच्चे जो हैं जो बीए करते हैं, जो 12th करते हैं, बट उनमें से कितने ही बच्चे होते हैं, 30 स्टूडेंट्स की क्लास है तो उसमें 9-10 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो अच्छा पढ़ते हैं, एवरेज पढ़ते हैं। उसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स कैसे होते हैं बिल्कुल, जिनको ये भी नहीं पता कि हमने पढ़ा क्या है ना। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कमी थी। रिटेंशन रेट भी, कि जो लोग थे, बच्चे थे, वो पढ़ नहीं पा रहे थे, उन्हें समझ ही नहीं आता था कुछ भी चीज़ें। सो टू अचीव 100% लिटरेसी, कि 100% लिटरेसी लाने के लिए कि सभी लोग को की साक्षरता है जो वो 100% हो, एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, बेटर इंप्लीमेंटेशन, टीचर ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग आर नीडेड। कि अभी भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसकी, कि ये जो पॉलिसीज़ बनती हैं, ये जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, इनको सिर्फ किताब में ही नहीं, उनको लागू भी अच्छे से किया जाए। सभी चीज़ें ध्यान से चेक होनी चाहिए हर स्कूल में। टीचर ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। अगर टीचर ही अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। और टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर उसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हमने आज इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ा। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई कंफ्यूजन रह गई किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना ना भूलिएगा, जिसका लिंक जो है आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड सारी प्लेलिस्ट, इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड आपको सारी प्लेलिस्ट, जो पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसका लिंक, और बाकी सब्जेक्ट्स का भी मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा वीडियो को, और शेयर भी करना ना भूलिएगा दोस्तों के साथ जो आईटेक कोर्स को परस्यू कर रहे हैं अभी। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।